प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज हमारे पास वक्त बड़ा कम है, इसलिए हम जल्दी बहुत से इश्यूज़ पर बात करेंगे क्योंकि आज हलचल बड़ी ज़्यादा है मुल्क में। जनाब, सबसे पहले हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया कि इलेक्शन से एक माह कबल तक उनकी ताकतवर हलकों से मुलाकातों में काबीना के नाम तक फाइनल हो रहे थे। इस दौरान दो नामवर सहाफ़ी आए उनके पास और उन्हें अगला वज़ीर आज़म बनाने का पैगाम वो लाए थे। रोज़नामा जंग को एक इंटरव्यू देने के दौरान शहबाज शरीफ ने मजीद बताया कि चौधरी बरादरान और उनके ताल्लुकात बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं, जिनमें अब कोई तलखी नहीं है। फिलहाल जोड़ तोड़ या सियासी इत्तेहाद की कोई बात नहीं हो रही है। अलबत्ता दोनों तरफ एक दूसरे के लिए खैर सगाली और खैर खाही के जज्बात ज़रूर पाए जाते हैं। इस तमाम तर मामले पर हमारा सवाल कुछ यूँ है अपने एनालिस्ट से कि ये जो कोशिशें हो रही थी, इस सब के बावजूद सदर मुस्लिम लीग नून 2018 में वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सके। ओपन ऑप्शन है सबके पास। और पैनल पर हमारे साथ आज हैं रीमा उमर, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, मुनीब फारूक, इरशाद भट्टी साहब। न्याजी साहब, क्या लगता है आपको? अच्छा, ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है? और बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, कह रहे हैं कि जी ताकतवर हलकों में बातें शातें हो रही थी, काबीना तक के नाम डिसाइड हो गए थे। न्याजी साहब ने बॉल मेरी तरफ क्यों फेंक दी है, पहले तो ये है। देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें रिपोर्ट हुई हैं वो कही हैं तो मैं इस पे सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं कह सकता। मुझे मेरा ख़्याल है इसमें इंतहाई बाइस शर्म बात है ये कि अगर वो ये कह रहे हैं कि इदारों के साथ उनकी मुलाकात में काबीना फ़ाइनल हो गई थी। यानी अगर हमारे आज जो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन हैं, माजी के चीफ़ मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, अगर वो ये बातें कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा हतक आमेज़ बात और क्या हो सकती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ये नहीं है कि ये कोई बातें ऐसी हैं जो ढकी छुपी हैं, ये बातें होती रही हैं, ऐसे ही होता है। और हमारे माशाल्लाह कुछ सहाफ़ी भी यही रोल प्ले करते रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे बहुत ही सीनियर ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट ने जाके जनरल ज़िया-उल हक को ये मशवरा दिया था कि आप इलेक्शन मुलतवी कर दें। उसने कहा, जनरल ज़िया-उल हक ने कहा कि पब्लिक ओपिनियन क्या कहेगा। उसने कहा पब्लिक ओपिनियन तो जो है पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन अगर आप इलेक्शन मुलतवी कर देंगे, सेंसर लगा देंगे तो पब्लिक ओपिनियन फिर हम आप। मज़हर अब्बास साहब, ये जो आपने टॉपिक छेड़ा ना, हम भी न्याजी साहब को जरा गूगली कराते हैं ना, ऐसा बड़ी सोर्सेज है आपकी। ये जो दो सहाफ़ियों का नाम लिया जा रहा है, कौन है? एक तो ये खुद ही है। न्याजी साहब, अरे ब्रोकरेज वही करता है जिसके ऊपर एतमाद होता है, खसूसन जिनका वो पैगाम रसानी करता है। और ये कितना जलील और घटिया काम है और सहाफत में कि आप अगर ये काम करने शुरू कर दें तो मैं तो खैर एनीवे इसमें पढ़ नहीं जाता हूँ। मैं दो बातें सिर्फ करता हूँ। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब एक बहुत ही अच्छे मुंतजिम है और मैं भी धाक बैठाई, मेरा नहीं कहा कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में उनसे ज्यादा कामयाब मैंने वजीर आला को देखा है। लेकिन इसके साथ ये उसी बात की जेल में रखता हूँ ये कि वो पूछे सियासत से बिल्कुल नाबलद है, उनको सियासत की ABC का नहीं पता। मेरी उनकी एक मुलाकात हुई थी 17 जुलाई 2018 को। 13 जुलाई को वजीर आजम अपना सऊदी नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम वापस आए थे। आपके प्रोग्राम में बातें लंबी हो सकती है, मुझे दो बातें करनी है। उसको उन्होंने तासर दिया कि जैसे वो इंतखाब जीते। उस मुलाकात में मैं था, शहबाज शरीफ साहब थे, सैयद साहब थे। नहीं साहब, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मुनीब के पास ये पॉइंट लेके चलते हैं। मैंने बता दिया था कि आप एक खटपुतली। ठीक है मुनीब, टाइमिंग इस बयान की कितनी इंपॉर्टेंट है और कुछ बातें उन्होंने अभी कही भी नहीं, तो किस चीज़ की पर्दादारी है? देखिए, पहले तो जो मदर साहब ने कहा है मैं एग्री करूंगा कि वाकई बायस शर्म है कि हमारे मुल्क में हुकूमतें इस तरह मैन्युफैक्चर की जाती हैं, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं उसमें इतना मैं जरूर कहूंगा कि इतना वजन जरूर है। चले अगर थोड़ी बहुत एग्जैजरेशन भी होगी कि काबीना के नाम फाइनल हो रहे थे या जो भी था, लेकिन एज लेट एज अप्रैल 2018 तक तो ऐसे हालात थे जिसमें मुस्लिम लीग नून को बारहा ये मौके और मैसेजेस दिए जा रहे थे कि अगर वो इफ दे फॉल इन लाइन और अगर वो डिसिप्लिन करें खुद को एंड इफ दे पुट देयर एक्ट टुगेदर तो वो अगली हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ और मियां नवाज शरीफ साहब का वो जो बाहर से आना और उसके बाद जो हालात वाकयात हुए उसने सब कुछ अक्सर तब्दील कर दिया। ठीक है, बाबर सत्तार साहब।
वो इकबाल ने कहा था आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर। पहली बात ये कि जो अलंबरदार हैं जमहूरियत के, वो सेलेक्टर्स के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू में अपनी काबीना को भी फाइनलाइज कर रहे हैं। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात है। और साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया भी तो वो अब पब्लिक में आके अपना मुंह काला करने की क्या जरूरत है? यानी ये क्या इंटेलिजेंस है कि आप आके लोगों को अब बता रहे हैं कि जनाब हम भी सिलेक्टर्स के साथ बैठे थे लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली हमें चूज नहीं किया। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि जो कह रहे हैं शहबाज शरीफ वो बिल्कुल सही है, तो फिर क्या हुआ? 2 मिनट के लिए अगर मैं ये मानकर बात शुरू करूं तो मैं ये कहूंगा कि ये बाइसे शर्म है, बाइसे नंग है। ये हैं आपके जमूरे बच्चे बचूरे। बच्चा ज़रा नाच, ज़रा हाथ ऊपर करके साहब को दिखा, बच्चा ज़रा घूम जा, ज़रा इस तरफ से लेफ्ट की तरफ से आ। अच्छा, ये है औकात इनकी, ये है हैसियत इनकी यानी। और अब और साथ ये भी देख लें, ये है आपके गुड काप बैड काप की हकीकत। ये है आपके वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती, 70 साल तारीख, इनकलाब, मजामत। लेकिन जब जनाब अली पहले इन 2 नामवर साफियों के नाम बताएं ताकि हम सच्चा इमरान खान सच्चा कहता है कि साफत में माफियाज बैठे हैं, और फिर अपनी होने वाली काबीना के नाम आप भी फाइनल कर दें। और चौधरियों के साथ अच्छे तल्लुकात हो गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चौधरी सबसे ज़्यादा आपको बेतबारा समझते हैं। बाकी शहबाज शरीफ की याददाश्त गजनी चौक पर रुक गई है। भाई भी मुझे ही वज़ीर आज़म बनाना चाहता था, मुशर्रफ भी मुझे ही बनाना चाहता था, मुक्तदर हल्के भी मुझे ही बनाना चाहते थे। अच्छा, उन्होंने मुंह काला किया और फख्रिया मुंह अपना काला किया। और आखिरी बात, एक महीने के बाद आपने पूछा ना क्या हुआ क्यों नहीं बने, क्योंकि 1 महीने के बाद इलेक्शन हो गए थे और इमरान खान जीत गया था, इसलिए वो नहीं बन सके। उससे पहले प्लान ए भी हो सकता है, ट्रक की बत्ती भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। लेकिन शर्म करो जमहूरियत लोगों, शर्म करो। भाषण देते रहते हो असम्बलियों में और बार, और हमें जमहूरियत सिखाते रहते हो। कैसे, कितना खूबसूरत निज़ाम है और कितने बदसूरत किरदार हो तुम। ठीक है रीमा, एक तरफ जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जंग, दूसरी तरफ ऐसे बयान। जी बिल्कुल, एक तो मैं एग्री करूंगी सबसे कि बहुत शर्मनाक बात है एडमिट करना ओपनली, ख़ास तौर पे PMLN की जिस तरह से पॉलिटिक्स रही है उसको नज़र में रखते हुए। लेकिन मेरा ख्याल है यही रीज़न है जो वो नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सके। उनका एक बहुत कंफ्यूज सा बयानिया रहा है, वो ना इधर थे ना उधर थे, वो साथ डील्स की कोशिश कर रहे थे, लेकिन PMLN उस वक्त जो है मरियम नवाज़ ख़ास तौर पे एक बहुत बहादुर स्टांस ले रही थी, ख़ास तौर पे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अपनी रैलीज़ में। तो उनका कोई ऐसा रोल नहीं था। कोई ऐसा इशू है नेशनल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जो हम शहबाज शरीफ की तरफ देखते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है उसके बारे में, वो एक तरह से रेलेवेंट हो गए थे बयानिए के लिहाज से। और दूसरी तरफ मेरा ख्याल है अगर वो ओबीडियंस दिखाना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो और लोग ज़्यादा ओबीडियंट थे, तो उनको नहीं मौका मिलना था। ठीक है, आप सबका पॉइंट आ गए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद कोरोना बजट, जो आने वाला बजट है उसको कहा जा रहा है, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। FBR ने आइंदा बजट में अमीर अफराद पर कोरोना टैक्स आयद करने पर गौर करना शुरू कर दिया है। FBR के एक आला ओहदेदार ने द न्यूज़ को इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह दौलत टैक्स ज़ेरे गौर है और ये टैक्स अमीर अफराद पर आयद किया जाएगा ताकि कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए आमदनी में इजाफा किया जा सके और गरीबों को रिलीफ फराहम किया जाए। अब ज़राए ये कहते हैं कि इस तरह की एक तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि ज़राए आमदन और ज़्यादा आमदन वाले अफराद पर सुपर कोरोना टैक्स आयद किया जाए और इसमें तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार अफराद शामिल होंगे। इस तमाम तर मामले पर अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि क्या ये जो सुपर कोरोना टैक्स लगाने की तजवीज़ है ये दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। मज़े साहब, आपको क्या लगता है? एक राय ये भी है कि अगर हम टैक्स नेट को देखें, डेटाबेस को देखें, तो एंड में सैलरी क्लास ही सफ़र करता है। देखिए, रिलीफ आप अब गरीब को डिफ़ाइन करना चाहिए। दूसरे ये कि बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन रिलीफ से ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है, और यौम मई भी आने वाला है, बेहतर चीज़ ये है कि आप उनकी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। उनको जिस तरीके से निकाला जाता है, उनके ना हेल्थ कवर है, ना इंश्योरेंस कवर होता है उनका, ना उनको नौकरी का पता होता है, दूसरे दिन आते हैं नौकरी से निकाल दिए जाते हैं,
एक मुल्क में कॉन्ट्रैक्चुअल एक ब्लैक लॉ कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम एम्प्लॉयमेंट की शक्ल में मौजूद है, तो अगर वज़ीर आज़म वाकई चाहते हैं गरीबों और मज़दूरों का तहफ़्फ़ुज़, देखिए आप पैसे दे देंगे, कुछ 1-2 महीने चल जाएंगे, महीना चल जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी नौकरी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उसको कानूनी तौर पे यकीनी बनाएंगे, वो जितना बड़ा रिलीफ मज़दूर के लिए, मज़दूर तबके के लिए होगा, नौकरी तबका पेशे के लिए होगा, उससे बड़ा रिलीफ और कोई नहीं हो सकता। उसकी ग्रेजुटी, उसका प्रोविडेंट फंड, इन चीज़ों को वज़ीर आज़म को चाहिए कि यौम मई के मौके पे ऐलान करें इन चीज़ों का और इसको कानूनी शक्ल दें। बाकी रिलीफ आप देते रहें, वो अच्छी बात है, ज़ाहिर है जो सूरत हाल है उसमें जितना रिलीफ मिले अच्छा है, लेकिन अगर नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो मेरा ख्याल है उसके ख़ानदान को वो रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बाबर सत्तार साहब आपको क्या लगता है? प्रॉब्लम ये है कि ये तो पहले भी होता रहा है, फ्लड टैक्स भी लगे हैं, इस तरह के और टैक्सेस लगे हैं। मुझे नहीं पता कि दुनिया के कौन से ममालिक ये चीज सोच रहे हैं। सो एक तो वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। इंडिया ने तो क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट की ऐसी पोजीशन नहीं है, कुछ लीक किया था, कुछ उनके जो टैक्स के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट पैसे के साथ करती क्या है। अभी भी जो टैक्स कलेक्ट होता है इस वायरस के दौर में आप देख लें, क्या वो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दे सके डॉक्टर्स को, क्या मास्क प्रोवाइड हो गए। सो पब्लिक फेथ जो है गवर्नमेंट की एबिलिटी में, उसकी प्रायोरिटीज में कि वो सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसे इस्तेमाल करेगा, रिसोर्स इस्तेमाल करेगा, वो नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग देना चाहते हैं लेकिन हुकूमत को देना नहीं चाहते हैं। सो आप करेंगे क्या? यहाँ पे तो कोई डिबेट नहीं हो रही कि प्रायोरिटीज कैसे चेंज करेंगे, हेल्थ केयर के ऊपर कैसे करेंगे। दूसरी बात, आप जो मर्जी कर लें, टैक्स कर लें, लेकिन अगर बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो नौकरियां प्रोटेक्ट नहीं हो सकती। सो एक रादर देन एक नी जर्क रिएक्शन करना कि अच्छा जी अमीरों से पैसे ले लें, ये तो बादशाह भी करते थे, जंगें लड़ते थे तो उस वक्त अमीरों से पैसे ले लेते थे और जंगें लड़ते थे। तो गवर्नमेंट के अंदर फेथ होना चाहिए, फिर चीजें चलती हैं। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, जिस तरह बाबर सत्तार साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, ठीक है पैसे तो आप कलेक्ट कर लेते हैं, टैक्सेस आप लगा देंगे, लेकिन कोई हिकमत अमली भी तो होनी चाहिए कि उसको यूज़ किस तरह से करेंगे। बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरा, सैलरीज वालों पे कर लें, जैसा करते हैं आप रीथिंक भी कर सकते हैं, उस पर देख भी सकते हैं कि किन किन से लेना चाहिए। लेकिन ये जो अमीर करोने हैं हमारे, इन पर कोरोना टैक्स ज़रूर लगना चाहिए। अपने मुल्क का हाल देखें कि यहाँ 80% टैक्स 300 कंपनियां देती हैं। बाकी आप सियासतदानों को तो हम रोज़ बात करते हैं, पनामा लीक्स, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, दुबई लीक्स, यूरोप लीक्स, स्विस लीक्स, अरब लीक्स, अद्वियात स्कैंडल लीक्स, गंदम आटा चीनी स्कैंडल, निजली बिजली घर डाके, हर सतह पर चोरियां, हर कच्चे पक्के अकाउंट खेल, जखीरा अंदोजी, मिलावट, मन मर्जी के मुनाफे, हर हुकूमत से मिनिस्ट्री स्कीमें ले लेना, रियायतें। और ये है हमारा सरमायादार। कौम की अक्सरियत बेईमान है, झूठी है। सरमायादारों की अक्सरियत जो टैक्स चोर है, बेईमान है, झूठी है। अकेले बिल गेट्स ने पोलियो छोड़ दें उसका, अफ्रीका में 10% गुर्बत कम की है। इन मगरमच्छों की वजह से हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ी है। और अच्छा, एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये हमें ये खैरात बड़ी करते हैं, और खैरात करते हैं तो रोज़ बरोज़ गुर्बत क्यों बढ़ रही है? गुर्बत खैरात से नहीं, इंसाफ से कम होती है। और ऊपर ये हराम मालों में से देते भी पूरा नहीं है जितना देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके आज़म बिन फजली रब्बी आगे भेजते रहते हैं। अच्छा फैसला, इन पर टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। न्याजी साहब। सलीना, मैं जरा एक शिक्का प्लीज में इजाजत है पिछले सवाल के कंसर्न से, वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमने मिस की है कि शहबाज शरीफ जो है वो पिछले 30 सालों से मुस्लिम लीग के नंबर 2 सीनियर रहनुमा है। शहबाज शरीफ साहब को ये बात कंट्रोल नहीं होगी कि मरीम नवाज जो नौखेज है, जिनको चंद साल हुए सियासत में आए, क्या वजह कि नवाज शरीफ के चाहने और मानने वालों के दिलों पर राइज कर चुकी है और मुस्लिम लीग के मुतल्लिकीन में वो मर्द खलाइक बन चुकी है। तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ करे। नवाज शरीफ का बयानिया जो है मुंतकिल हो गया, लेगेसी मरियम को मुंतकिल हो गई है। और ये मरियम नवाज को चाहिए कि शहबाज शरीफ का इस्तीफा डिमांड करें, बिल्कुल। तौबा तौबा तौबा, ये तो आप देखें ना, ये न्याजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह क्या खूबसूरती से दो नस्लें मिला। आपके सवाल के जवाब में हम एक इंतहाई भयानक इक़्तिसादी सूरत से दो चार है, जो कहते हैं इकोनॉमिक नाइट में पूरी दुनिया
माइनस ग्रोथ है, जी। इंडस्ट्रीज आपकी फ्लैट पड़ी है, ठीक है। बैंक सूद तो कुजा असल दर मौखर कर रहे हैं, वो पैसे हैं ही नहीं तो आपने किस पे टैक्स लगाएंगे? ठीक है, ठीक है। रीमा, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है, मुझे भी कंफ्यूजन है, क्या वेल्थ टैक्स को ही कोरोना टैक्स का नाम दिया जा रहा है? अगर ये है तो क्या ये सिर्फ 1 साल के लिए लगेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, या 2 साल के लिए लगेगा? तो मेरा ख्याल है अभी बहुत सी इसमें डिटेल्स बाकी हैं जो समझने की ज़रूरत है। दूसरा, मेरा ख्याल है इसको कोरोना वायरस को फ्लड्स और अर्थक्वेक से हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लड्स अर्थक्वेक्स में गवर्नमेंट की फाइनेंशियल जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है रिलीफ काम के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत है बेहतर लेजिस्लेशन की, बेहतर पॉलिसीज़ की और उनके इम्प्लीमेंटेशन की। जो बाबर साहब ने पॉइंट रेज किया, मेरा ख्याल है बहुत वैलिड है कि कोरोना टैक्स के साथ करेंगे क्या। ये जो डैम फंड के पैसे रेज हुए थे उसके साथ हमने क्या किया, मतलब बहुत सवालात हैं जो उस डैम फंड की एपिसोड ने उठाए हैं। इस तरह के जो लोगों से आप एक चीज़ के लिए पैसा लेते हो उसके बारे में, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी सवालात हैं, उनके जवाब मिलेंगे, फिर देखा जाएगा ये अच्छी ऑप्शन है या नहीं। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, अमीर लोग, जब हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं तो हम एक्सपेक्ट तो कुछ और करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जो साहिब इस्तेतात या अमीर लोग हैं उनकी तो कुछ ना कुछ वेज निकल आते हैं, वो टैक्स से वेट भी कर देते हैं, लेकिन जो बर्डन आ जाता है वो वापस उसी मुतवस्तित तबके पे आ जाता है जो या तो सैलरी ले रहे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ करके मेहनत करके कुछ सालों में उस बेंचमार्क तक पहुँच गए होते हैं जहाँ पर वो इस काबिल हो जाते हैं कि जी वो कुछ ज़्यादा टैक्स दे। देखिए, एक तो हमारे यहाँ टैक्स कल्चर है ही नहीं, हमारे यहाँ वो रुझान ही नहीं है। हमारे यहाँ लोग भी टैक्स चुराते हैं, छुपाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास का हो या अपर मिडिल क्लास का आदमी हो। दूसरी बात, जिस तरह अभी रीमा भी कह रही थी, बाबर साहब ने भी, कि देखिए एक पैसा कलेक्ट होता था एजुकेशन सेस के नाम से, अरबों रुपया, और उसका मकसद ये था कि फैक्ट्रीज़ के अंदर, लेबर फैक्ट्रीज़ के अंदर बाकायदा उनके बच्चों के स्कूल्स खोले जाएंगे। वो पता नहीं पैसा कहाँ गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर अगर आप सबको याद होगा कि ईस्ट पाकिस्तान पेट्रोल जब होता था तो नियाज़ी साहब को पता होगा कि ईस्ट पाकिस्तान टैक्स के नाम से 1 रुपये या 2 रुपये वसूल किए जाते थे, और वो मेरा ख्याल है सन 2000 या 2005 तक वसूल किए गए। वो कहाँ जाते थे पैसे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो बिल्कुल टैक्स आप लगाना वो हैं, लेकिन स्पेंडिंग जो है कि लोगों पे खर्च भी होता है या नहीं होता, इसको यकीन बनाया जाए। मुनीब से पूछते हैं, मुनीब, लोग टैक्स देने के लिए तैयार भी तभी होंगे जब वो देखेंगे उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है उसके एवज। जी देखिए, ये एक बड़ा मेरे ख्याल में मैं से क्या कहूँ, एक नी-जर्क रिएक्शन है हुकूमत की तरफ से पैसे इकट्ठे करने का जो फॉर्मूला है। आप तो वैसे ही बड़े टैक्सेस लगाते रहे हैं मेरे ख्याल में पिछले दो सालों के अंदर, लेकिन अभी मैं कम से कम इस हद तक जरूर एग्री करूंगा। अभी जो भट्टी साहब कह रहे थे कि जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स इस हवाले से लगाया जाए कि अगर तो आप उनको टैक्स कर रहे हैं और आपका अल्टीमेट पर्पस ये है कि आपने जो इफेक्टिव हैं और जो लोग बिल्कुल इस वक्त रिसीविंग एंड पे हैं उनको अगर आपने बेनिफिट करना है तो कम से कम पता हो कि आपने उस टैक्स का करना क्या है। टैक्स लगा देना, टैक्स इकट्ठा कर लेना भी शायद मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं होगा। जब लगा देगी हुकूमत वेल्थ टैक्स के तरीके से, अगर आपने इकट्ठा करना तो शायद इकट्ठा भी हो जाए एक साइजेबल अमाउंट, लेकिन अगर लोगों तक उसका फायदा ना पहुंचा तो फिर वही होगा जो डैम फंड के हवाले से हुआ। तो कम से कम हुकूमत को ये पता होना चाहिए कि आपने उस पैसे का करना क्या है। जो मिसालें अभी मज़हर अब्बास साहब दे रहे थे, अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो यही है कि आप पैसा इकट्ठा कर लेंगे, वो पता ही नहीं किसी को चलेगा वो कहाँ खर्च हुआ। ठीक है, मतलब हमारे सभी एनालिस्ट की राय में टैक्स ठीक है बेशक आप लगा रहे हैं, लेकिन हिकमत अमली होनी चाहिए कि उस टैक्स के पैसे को इस्तेमाल किस तरह से करना है। हम आपकी खिदमत में अब पीर को हाजिर होंगे नए सवालात के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।